चैनल। अभी हम एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान को डिस्कस करते हैं। इसके जो टॉपिक्स हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक, सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग, देन फिर वैल्यूएशन इन वेस्टिंग पीरियड, फिर ग्रेडेड वेस्टिंग, employee stock purchase plan, modification, cancellation, settlement during vesting period, dilution of earnings per share due to issues granted, और लास्ट है ना मोस्ट डिफिकल्ट वन, stock appreciation rights, employees share based payment scheme with the cash alternative, ये भी डिफिकल्ट वन है। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या है टॉपिक्स है। 2 क्वेश्चंस करेंगे पूरे जिसमें सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए, लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपसे करेंगे, आगे समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, जिसमें पेज नंबर 7.24 स्टडी मटेरियल का है, जिसमें रीड आउट करती हूँ। उसमें एंट्रीज और डिल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस हो जाएगा और एक बेसिक्स का भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक्स के हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रीड आउट कर रही हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे 4 लाख के, ग्रांट डेट है अप्रैल 1 2013 की, फिर इसमें है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर है 600 के, देन नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय कितने हैं, ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100 है, वेस्टिंग कंडीशन कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 10 है, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 45 है, वेस्टिंग डेट मार्च 31 2016 है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक्सरसाइज डेट मई 31 2017 है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मेन इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू ऑप्शन का कितना है 15 है। ठीक है, पोजीशन 31/3/2014 को क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द सर्विस कंडीशन 540, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट 15। तो जब हम लोग इसो की एंट्रीज वगैरह करेंगे तो हम एक्सपेक्टेड से करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है 540 के वो कंसिडर करेंगे, लेकिन जब हम इक्विटीज के लिए पोटेंशियल इक्विटीज कंसीडर करेंगे तब हम एक्चुअल एम्प्लॉयज पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल एम्प्लॉयज है, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने लेफ्ट किया उससे डिवाइड, उसको माइनस करना पड़ेगा हमको। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन ऑफ इसोप कॉस्ट कितना है 11.90 लाख, और फेयर वैल्यू पर शेयर कितना है 60। 31/3/2015 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द सर्विस कंडीशन इज 552, एम्प्लॉयज लेफ्ट 20, प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन है 12.62 लाख। ओके, हर साल का प्रॉफिट दे रखा है तो हर साल के अलग अलग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होंगे अर्निंग से। फेयर वैल्यू पर शेयर भी तीनों साल का अलग अलग है, तो तीनों साल के पोटेंशियल इक्विटी के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू को। और पोजीशन फॉर 31/3/2016 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट 11 है, नंबर ऑफ फेयर वैल्यू पर शेयर 2015 में 66 है। ठीक है, कोई रीड डाउन कर रहा हो क्वेश्चन तो मैं पूरा करूं। पोजीशन ऑफ 31/3/2016 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट 11, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन कितना है 554, प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन ऑफ इसोप कॉस्ट है 13,79,000, फेयर वैल्यू पर शेयर है 72। पोजीशन ऑन 31/5/2017 कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सरसाइजिंग तो ऑप्शन है 550, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट एक्सरसाइजिंग 4 एम्प्लॉयज का, रिजर्व में अभी तक अमाउंट पड़ा होगा जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन। फिर आ जाता है इशू एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन अकाउंट इसोप आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे हमको अकाउंट बनाने का बोलते हैं। ठीक है, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, बट हम एंट्रीज करके फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा हमको क्या फटाफट से अकाउंटिंग हो जाएगा, फटाफट से लेजर हो जाएंगे बन जाएंगे। फिर है कंप्यूट बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसमें फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बेसिक्स से चलते हैं। तो फर्स्ट होगा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज आउटस्टैंडिंग इसोप आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन डेबिट होके इसोप आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट हो जाएगा। ये अगर हमारा
एप्रिसिएशन राइट होता तो प्रोविजन क्रिएट होता, यहाँ पे अपना क्या होगा, क्रेडिट इसोप आउटस्टैंडिंग। फिर एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन टू इसोप आउटस्टैंडिंग के बाद में ये जो कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस, वो P&L में चला जाएगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसोप आउटस्टैंडिंग है वो क्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है, क्यूमुलेट होता रहेगा, और लास्ट में जाके उसमें हम एक्सरसाइज प्राइस से पे कर देंगे, इक्विटी और कितना प्रीमियम है वो भी हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, और जनरल रिजर्व में जितना अमाउंट बच जाएगा वो बचा रहने देंगे। तो मैं एंट्रीज ऐसे समझाने के लिए एंट्रीज कर देती हूँ। फर्स्ट तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि हर साल का अमाउंट कितना है, कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस कितना है। फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 2013-14 के लिए 540 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इनटू 100 क्या है, 540 एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर कितने हो रहे हैं 100, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर कितना है 15। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाता है, ईच लाइक 10,000। ये ध्यान रखना, ये 3 साल का भी एक्सपेंसेस है, इसको डिवाइड बाय 3 कर देना है, तो इस साल में कितना अपने को एक्सपेंसेस डेबिट करना है, 2,70,000 का एक्सपेंसेस अपने को रिकॉग्नाइज्ड करना है। फिर आ जाता है 2014-15 कितने एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज के नंबर गिवन है, एक्सपेक्टेड तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा 552 into 100 into 15 की फेयर वैल्यू ऑप्शन वाली ही देखना, ठीक है ना, ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है, ऑप्शन पर शेयर और ग्रांट डेट फेयर वैल्यू वही 15। तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास में कितना अमाउंट, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में 28,000 डिवाइड बाय 3, 3 सालों का होगा, कितना हो गया यहाँ पे 552,000 डिवाइड बाय 3 into 2, ठीक है, तो कितना आ जाता है, 2 सालों का लेना है ना अपने को, इसलिए 828,000 डिवाइड बाय 3 into 2 552,000, जिसमें से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना है, इतना 2,70,000 का, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ पे कितना बच जाता है 2,70,000 282,000, right? Now we are on 2015-16. How much amount here for recognition of compensation expenses is number of employees. Number of employees here 554 multiplied by 100 multiplied by 50. 100 क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड, एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए 55,400 into 15, 15 क्या है फेयर वैल्यू ऑफ पर ऑप्शन, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 831,000। अब आप देखना इतना रिकॉग्नाइज कर लिया, इतना रिकॉग्नाइज कर लिया, दोनों को लेस कर लेते 2,70,000 और 282,000, तो बच कितना क्या उतना लास्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लो, 279,000 इस साल रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट हमको रिकॉग्नाइज करना है, हम अलग से लिख लेते हैं, हम पहला तो रिकॉग्नाइज करना है 270,000 282,000 279,000, ठीक है। अभी इतना हमको रिकॉग्नाइज करना है। अब हम आ जाते हैं एंट्रीज पर, मैं एंट्रीज ऐसे ही बता रही हूँ, वो एग्जाम में हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, या फिर वर्किंग नोट में हम कर सकते हैं, बट वो एंट्रीज पूछी नहीं गई है, मैं एंट्रीज खाली अपने इजी हो पाने के लिए क्वेश्चन को बता रही हूँ। एंट्रीज देख ले, इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट्स डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 2000 अब कितना खर्चा बुक करना है 2013-14
14-15 और 15-16 तीनों का साथ में देख लेते हैं। 2013-14 में हुआ था 2,70,000, कैलकुलेट कर चुके हैं ना हम। 2014-15 में 282,000 और 15-16 में आ जाता है 279,000। इतना हमने खर्चा बुक किया, ठीक है। लास्ट में जाके क्या ये जो कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस है ये किस में जाने वाले, P&L अकाउंट में, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस, सेम अमाउंट 210,000, 282,000 और 279,000। अब देखो ईसोप आउटस्टैंडिंग का क्या है, क्यूमुलेट हो रहा था वो, चलो ये तो खाता बंद हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इससे इसको क्रेडिट किया, ऐसे डेबिट किया, बंद खाता। लेकिन ये तो इस अकाउंट को अभी क्लोज कैसे करना है, तो सबसे पहले इस अकाउंट में क्या करना है, जितना भी हमने एक्सरसाइज किया था लास्ट में वो प्राइस जो थी, कितने पे एक्सरसाइज किया था, देखो शेयर कैपिटल यहाँ पे होगी, एक्सरसाइज प्राइस है 45, बिल्कुल 45 की एक्सरसाइज प्राइस है। तो यहाँ पे एक एंट्री करेंगे, किस अकाउंट में अब हम एंट्री कर रहे हैं, ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। तो ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट कितने से होगा, वो क्यूमुलेट हुआ था तो इन तीनों का ऐड कर दो, कितना अमाउंट आ जाता है इन तीनों का ऐड करने पे, 831,000, 831,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। फिर देखना टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और आपको पता होगा बैंक से पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 से प्राइस है, और कितने टोटल नंबर है, कितना 550 ऑप्शन क्या हुए थे, एक्सरसाइज किए थे टोटल, 550 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। तो 550 इनटू एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिए गए, तो 550 एम्प्लॉय 100 ऑप्शन इनटू 45 से अपने को पैसा मिल गया। तो कितना हुआ यहाँ पे अमाउंट हो जाता है, बैंक से आ रहा है 247,500, 247,500, ठीक है। यहाँ पे शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 55,000, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 की, तो 5,50,000। अब आ जाते हैं प्रीमियम पे कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रीमियम इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, वैसे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पर मैंने इसको फॉर्मूला बना दिया, एक्सरसाइज प्राइस प्लस एक्सरसाइज प्राइस प्लस जितनी भी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, कितनी अपने इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कितनी थी, 15 थी, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 45 प्लस फेयर वैल्यू कितनी है 15, जिसमें से नॉमिनल वैल्यू कितने की 10 की माइनस कर दो, तो ये आ जाता है 50। तो 50 का प्रीमियम है, तो 50 इंटू 55,000 कितना आ जाता है, 50 इंटू 55,000 275, 2750,000, ठीक है। अब आप बताओ इन दोनों में डिफरेंस भी आ रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। एक तो रहा कि बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व में लेके गए, एक इसमें और ऑप्शन है कि जनरल रिजर्व में जितने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुए, मतलब 550 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, जबकि हमारे पास में थे कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन कितने थे 554, तो बचे कितने 4 एम्प्लॉइज, 554 जनरल रिजर्व को मैं यहाँ पे डेबिट कर देती हूँ, जनरल रिजर्व में 554 एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज ऑप्शन थे, जिसमें से 550 ने एक्सरसाइज के ऑप्शन, तो बचे कितने 4 इंटू 100 का ऑप्शन इंटू प्राइस कितनी है 15 की फेयर वैल्यू है, 6,000 का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर आ जाएगा। और वैसे भी अगर इनका डिफरेंस निकालोगे ना तो भी 6,000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुई अपनी एम्प्लॉइज ईसोप आउटस्टैंडिंग की जो लास्ट एंट्री थी ना वो, और हमने एक यहाँ पे प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा, जनरल रिजर्व का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने वो भी देखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं इनकी, ठीक है। लेजर पोस्टिंग के लिए ये वाला थोड़ा सा बहुत ही सिंपल फटाफट ही लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में 2013
2013-14 में क्या आ रहा है 2 ESOP आउटस्टैंडिंग कितने से आ रहा है 2013-14 में आ रहा है 2,70,000 से और बाई P&L कितने से 2,70,000 से। फिर 2014-15 में मेरी राइटिंग को क्या हो गया पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या लिख रही। 2 ESOP आउटस्टैंडिंग कितने से 282,000 बाई P&L कितने से 282,000। फिर आ जाएंगे 2015-16 में 2 ESOP आउटस्टैंडिंग कितने से 279,000 बाई P&L कितने से 279,000। बहुत ही सिंपली अपना अकाउंट बन गया एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ठीक है, अब एक और अकाउंट बनाना है ESOP आउटस्टैंडिंग का, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2013-14 ठीक है, सबसे पहले 13-14 में क्या है, क्या लिखोगे यहाँ पे आपने क्या लिखा था बाई एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग। टू ESOP आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे क्या जाएगा बाई एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कितने से 270,000 से। ठीक है, इधर क्या चला जाएगा टू बैलेंस CD कितना 2,70,000। फिर इधर आ जाएगा बाई बैलेंस BD कितना 2,70,000 और बाई एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन इस साल का कितना बना बैलेंस BD तो यहाँ से आ गया 270। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हुआ और बाकी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कितने का बना था इस साल का 282,000। ये दोनों मिला के यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस 2014-15 चल रहा है ना, बैलेंस CD कितना आ गया, इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड करने के बाद आता है 552,000। ठीक है, ये वापस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाई बैलेंस कितना अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड में आया 552,000 का बाई एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कितने का है इस बार का अमाउंट 279,000 और वापस टू बैलेंस CD इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाता है 831,000। ठीक है, 831,000 यहाँ तक तो गया। अब हमने जो लास्ट एंट्री की थी एम्प्लॉइज ESOP आउटस्टैंडिंग में उस एंट्री का भी यहाँ पे इफेक्ट देना है। ठीक है, तो उस एंट्री का इफेक्ट कैसे देना है यहाँ पे उस एंट्री के लिए हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे बैलेंस BD लेके आओ बाई बैलेंस BD कितने का, ये 2016-17 लास्ट साल चल रहा है 831,000 का। ठीक है, फिर बाई बैंक, बैंक से कितना एक्सरसाइज अमाउंट अपने को मिला था 45 इंटू कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 550 इंटू एक एम्प्लॉय को 100 का ऑप्शन मल्टीप्लाई कर लो इसको कितना आ जाता है 24,75,000। फिर यहाँ पे आ जाता है बाई शेयर कैपिटल कितने की 550 इंटू 100 इंटू 10 की नॉमिनल वैल्यू तो 550,000 और 0। फिर बाई प्रीमियम, प्रीमियम अपन ने कैसे देखा था जितना भी एक्सरसाइज प्राइस है 45 का प्लस 15 का अपना फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लेस नॉमिनल वैल्यू 10 की। ठीक है, तो कितने का आ गया था प्रीमियम 50, 50 इंटू 550 इंटू 100 कितना आ जाता है प्रीमियम 27,50,000 और यहाँ पे आ गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर भी निकालते बहुत लोग, पर मैंने बताया था जनरल रिजर्व कैसे आता है। हमारे पास में 554 ऑप्शन एम्प्लॉयज थे जिसमें से 550 ने ही एक्सरसाइज किया, तो 4 जो एम्प्लॉयज उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, तो यहाँ पे जो 4 एम्प्लॉयज जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है, उन 4 को हमने क्या किया कितने ऑप्शन 100 के ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए, कितने फेयर वैल्यू वाले 15 वाले, क्योंकि 6,000 का जो अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो हमने सिंपल एंट्रीज वगैरह खत्म किए। अब हमारे ईपीएस वाला काम शुरू हो जाता है, जो ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस वाला काम है ना वो आप शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक था बिल्कुल, जो इस चैप्टर का बेसिक मालूम जो हर क्वेश्चन में अपने को करना है वो। अब हम आ जाते हैं ईपीएस पे। सबसे पहले तो देखो 2013, 14, 14, 15 और 15, 16 का प्रॉफिट कितना गिवन है 2013, 14, 14, 15 और 15, 16 कितना
कितना प्रॉफिट गिवन है 1190 और 1262 और 1379, ठीक है, ऊपर 3 जीरो। अब यहाँ पे देखो ईसोप कॉस्ट अमोर्टाइज। अब मेन बात यहाँ पे भूलना ना, जो 270 की अपने जो 228 282 की 279 की जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन कॉस्ट थी ना अमोर्टाइज्ड की थी, वो इस प्रॉफिट में से लेस होगी, वो कॉस्ट है ना। तो कितनी कितनी कॉस्ट है यहाँ पे 270 और 282 279, कितना बच जाता है, बच जाता है 920 980 और 1100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग गिवन है क्वेश्चन में 400 के, तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ईपीएस कितना आ जाता है, ईपीएस आ जाता है, इसको से डिवाइड कर लो 2.3 2.45 और 2.75। यहाँ पे कुछ नहीं था, सिंपल था, बस याद रखने वाली चीज ये थी कि ये वाली जो कॉस्ट है ये भी लेस करनी है, ठीक है। अब आएंगे हम डिल्यूटेड ईपीएस पे, जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इस पूरे क्वेश्चन में। वो कैलकुलेशन क्या है, देखो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मैंने पहले ही बोला था जब आप डिल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी की कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग, तब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल एम्प्लॉइज, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करने के लिए उन्हीं एम्प्लॉइज को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल एम्प्लॉइज कितने हैं, एक्चुअल एम्प्लॉइज 2013-14 में देखो 2014-15 और 15-16, 2013-14 में टोटल जो 600 एम्प्लॉइज थे ना, 600 एम्प्लॉइज, एक्सपेक्टेड तो लिख रखा था कि 550 540 है, ठीक है, एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे लिख रखा था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट है 15, तो एक्चुअल में 15 लोग गए, तो 600 में से 15 गए, 15 लोग तो 600 में से गए थे इस बार, तो बचे कितने 585, उस 585 में से नेक्स्ट ईयर कितने एम्प्लॉइज गए थे 20 एम्प्लॉइज, तो इस बार कितने बच गए 565, और बाद में लास्ट में तो एक्चुअली दे रखा है, लास्ट ईयर में तो आपको पता है एक्चुअल जो होता है उसी पे जाता है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी, क्या रहता है 550 को, ठीक है, इतना इनटू 100 का उनका क्या था, ये तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, और एक एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन मिल रहा था 100 का, 100 का ऑप्शन एक एम्प्लॉय को मिल रहा था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इनकी जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितनी है 45। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है कि इनको जब शेयर में कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ पे क्लियर लिख रखा है एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर, एक शेयर की एक्सरसाइज प्राइस 45 है, तो इसकी एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी 45, इसकी भी हो जाएगी 45 और इसकी भी हो जाएगी 45। ना 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 ना, तीनों की एक्सरसाइज प्राइस 45 कैसे हो जाएगी, वेट 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 वेट, इसकी हो जाएगी 45, अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक टोटल ऐसा अमाउंट जो कि क्या कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज प्राइस लेंगे, ठीक है, ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस जैसे लेते हैं ना वैसे, फिर लास्ट में जब डिवाइड करेंगे ना तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ ऑप्शन, सॉरी पर शेयर, शेयर की जो फेयर वैल्यू होगी ना उससे डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्विटी आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाता है 585 इंटू 100 इंटू 45, क्या जाता है 2632.5, ये 000 मान लेना ऊपर, ठीक है। यहाँ जाता है 565 इंटू 100 इंटू 45, यहाँ जाता है 2542.5, 554 इंटू 100 इंटू 45, ये जाता है 2493, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अभी देखना, यहाँ पे क्या अनअमोर्टाइज्ड जो कॉस्ट है ना उसको भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। अब आप ये मान के चलना कि 5, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है 15 की है, ठीक है। 15 की कॉस्ट में से 15 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये हो जाती है कितनी
5 की हर साल, तो 5 हर साल है, तो 5 जो है वो तो इमीडिएटली क्या कर दिए, P&L से ट्रांसफर, P&L से चार्ज कर दिए इमीडिएटली, जैसे ही ऑप्शन की बात आई, ठीक है, इमीडिएटली चार्ज कर दिए। बचे कितने अब 10, तो इस साल कितने रिकॉग्नाइज करने हैं 10, ठीक है। अनअमोर्टाइज्ड कितने बचे हुए, क्योंकि ये रिमेनिंग है ना, 5 तो इमीडिएटली चार्ज कर दिए थे, तो बचे कितने थे 10, 10 अभी तक अनअमोर्टाइज्ड पड़े हुए, ठीक है, तो 10। फिर यहाँ पे जब गए हम, तो हमने देखा टोटल 15 है, 15 में से 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यानी कि टोटल 10, 10 ऑलरेडी अमोर्टाइज कर दिए, तो बचे कितने 5, तो इस बार कितने बचे 5, और इस बार कितने बच गए nil। ये अनअमोर्टाइज मतलब अभी तक जो अमोर्टाइज नहीं हुए बचे हुए वो देख रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 10 इंटू वही 585 के क्या थे हमारे पास में एम्प्लॉइज इंटू 100 के ऑप्शन और इंटू 10 की अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फिर इधर आ जाओ 565 इंटू 100 इंटू 5, और यहाँ पे तो nil है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 585 0 000 है ना, 000 अपने ऊपर लिखा हुआ है 1000 में, यहाँ पे आ जाता है 565 इंटू 5 करो कितना होता है 282, 565 इंटू 5 282.5, 282.5 और यहाँ पे nil। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ये 1 और ये 2, दोनों कॉस्ट को ऐड करो कितना हो जाता है, इन दोनों कॉस्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो 3217.5, 3217.5, इसको और इसको भी ऐड करो कितना हो जाता है 2825, और इसमें तो 2493 ही आएगा, ठीक है। अब मैं जो कह रही थी ना कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे शेयर की फेयर वैल्यू दे रखी है, 13-14 में है 60, 14-15 में है 66 और 16-17 में है 72, तो ये जो शेयर की फेयर वैल्यू देखी ना उससे नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, 66 और 72, यहाँ पे नंबर कितने आ जाते हैं, ये यहाँ पे 3 0 है, ठीक है ना, 3 0, अब डिवाइड कर लो तो अमाउंट आ जाएगा अपने पास में कितने के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं 3217,500 आएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पे पॉइंट था, डिवाइड बाय 60, ये आ जाता है 53625, फिर आ जाता है 2825,000 डिवाइड बाय 66, ये आ जाता है 42803, 42803, और यहाँ पे आ जाता है 34625, ठीक है। अब आप ये बात ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ताकि आप अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे ये वाले जो है ना, ये तो टोटल इक्विटी है, टोटल जो अपने पास में पुरानी इक्विटी पड़े हुए, वो कितने पड़े हुए, पुरानी इक्विटी पड़े हुए हैं 585 इंटू 100, 565 इंटू 100 और 554 इंटू 100, तो ये 554 100, 565 100 और 585 100, तो एक्स्ट्रा इक्विटी, पोटेंशियल इक्विटी, डाइल्यूटेड ईपीएस वाले वो कौन से हैं, इनको डिवाइड माइनस कर दो इन दोनों को, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है 4875, यहाँ पे इनका डिफरेंस आ जाता है 13697 और यहाँ पे इनका डिफरेंस आ जाता है 20775, ठीक है। ये वाले हमारे क्या आ गए, पोटेंशियल इक्विटी। अब हम जब ईपीएस कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे ईपीएस हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर जो है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट्स तो सेम रहेगा, ठीक है, 9.9211, तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट्स तो सेम रहेगा, ये जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इसमें 400 में ऐड कर लो 4875 जो अपने पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, और यहाँ पे भी ऐड कर लो 400 में 13697, तो यहाँ पे अगर 4 पूरा रहते ना तो पता चलता
20.697 और यहाँ पे भी ऐड कर लो 20.775, ठीक है। तो ये पूरे नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे, तो इससे जो पर शेयर वैल्यू है EPST इसको डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड करके करो, तो यहाँ पे आ जाएंगे कितना 2.27, यहाँ पे आ जाएगा 2.37 और यहाँ पे आ जाएगा 2.61, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट और अभी डिस्कस करते हैं, वो कॉन्सेप्ट होगा अपना कौन सा, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। या इस कॉन्सेप्ट में क्या है, कैश ऑल्टरनेटिव है, तो एक तो शेयर एक्सरसाइज हो रहा है और एक क्या है, कैश मिल सकता है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 12 बैक टू बैक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 7.31 स्टडी मटेरियल का। मैं पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ। A company announced a share-based payment plan for its employees on 1/4/2010, subject to a vesting period of 3 years. By the plan, the employees can either claim difference between the exercise price of rupees 150 per share and market price of those share on vesting date in respect of 10,000 shares, or can subscribe 12,000 share at exercise price of rupees 150 per share। को समझ में आया? यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि या तो क्या करें, एम्प्लॉयज जो हैं वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो वेस्टिंग डेट की है 10,000 शेयर की, और या फिर 12,000 शेयर सब्सक्राइब करें एक्सरसाइज प्राइस पे, मार्केट प्राइस और एक एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब समझ में आ रहा है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस मतलब इमीडिएटली अगर कैश में अपने को कितना अमाउंट उसी टाइम पे बाद में, ठीक है, शेयर में कन्वर्ट ना करके अगर कैश में सेटल करें तो कितना अमाउंट है वो, ठीक है। मार्केट प्राइस, अब इसमें आगे जो लाइन लिख रखी है वो ध्यान देना, लोग के पास आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिख रखा है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विदाउट कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर वाज ₹30। जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन विदाउट कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर वाली फेयर वैल्यू है वो कैश सेटलमेंट की है। और फिर लिख रखा है दैट आफ्टर कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्शन वाली जो ट्रांसफर की वैल्यू वो 27, आफ्टर कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्शन है मतलब कि वो इक्विटी वाली वैल्यू है, ठीक है। द फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसफर मतलब वो जो हम कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अमोर्टाइज करने वाले हैं ना, वो सिर्फ किस ऑप्शन के लिए, फेयर वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग ट्रांसफर मतलब कैश सेटलमेंट, जो हम कैश सेटलमेंट की बात करते ना उसी के लिए यहाँ पे फेयर वैल्यू है, तो उसी के लिए आप इसको कॉम्पेंसेशन वगैरह को क्या करने वाले हो, अमोर्टाइज करने वाले हो। तो यहाँ पे लिख रखा है द फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स विदाउट कंसीडरिंग ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन इज 31.5 और आ जाता है यहाँ पे 32.70 और आ जाता है यहाँ पे 34 रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16, ठीक है। शो इम्पोर्टेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ एम्प्लॉइज ऑप्ट आउट फॉर कैश सेटलमेंट और इक्विटी सेटलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो फेयर वैल्यू अंडर करना क्या, एक बार मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो इक्विटी सेटलमेंट के लिए 12,000 नंबर ऑफ शेयर जिनकी बोल रखा है विद ट्रांसफर वाली जो प्राइस है वो 27 है, तो 12,000 इंटू 27 करोगे वो आ जाएगा 324,000। फिर क्या करेंगे, जो 10,000 वाले शेयर हैं जो कैश में मतलब विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसफर वाले हैं 10,000 के शेयर, उनकी विदाउट कंसिडरिंग वाली प्राइस है, विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसफर वाली प्राइस जो है 30, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस है 24,000 का वो आ जाएगा इक्विटी कंपोनेंट, और जो कैश सेटलमेंट 10,000 इंटू 30 है वो आ जाएगा लायबिलिटी कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 24,000 का जो इनका डिफरेंस है 24,000 का, वो तो आप ईसोप आउटस्टैंडिंग से 3 साल तक क्या करोगे, अमोर्टाइज करोगे 8,000 का, जो क्योंकि वो इक्विटी कंपोनेंट है ना, तो 3 साल तक ईसोप आउटस्टैंडिंग से क्या करोगे, अमोर्टाइज करोगे, मतलब ईसोप आउटस्टैंडिंग में लेकर जाओगे। अब यहाँ पे ये जो शेयर एप्रिसिएशन राइट में यहाँ पे जो कैश सेटलमेंट वाली बात बोली है, इसमें आपको क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो जैसे फर्स्ट एंट्री हम क्या कर रहे थे, ईसोप कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ईसोप आउटस्टैंडिंग करे थे ना, तो ईसोप आउटस्टैंडिंग की जगह अब रिप्लेस होके एक अकाउंट आ गया है, वो है प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट। मैंने कहा ना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। तो जहां जहां आप ईसोप आउटस्टैंडिंग करे थे वहां वहां क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, ठीक है। और प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अगर कैश सेटलमेंट होगा तो सीधा बैंक से क्या जाएगा, सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर इक्विटी सेटलमेंट हुआ तो वो जो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी वो ईसोप आउटस्टैंडिंग में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर ईसोप आउटस्टैंडिंग में आप जनरली जो करते हो वही करोगे, सेंट्रल रिजर्व में ले जाओगे शेयर कैपिटल और
जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो, लेकिन ईसोप आउटस्टैंडिंग का जो 24,000 का अमाउंट है एक्स्ट्रा वाला आ रहा है, अगर कैश सेटलमेंट की बात की तो उसमें भी कुछ नहीं करा, सीधा जनरल रिजर्व से ट्रांसफर किया, 24,000 बात खत्म। इक्विटी सेटलमेंट करना पड़ा तो फिर प्रोविजन किस में ट्रांसफर होगा, ईसोप आउटस्टैंडिंग में, और ईसोप आउटस्टैंडिंग की जो आप एंट्रीज करते हो वो सारी एंट्रीज आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो अभी मैं एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या, फेयर वैल्यू अंडर द इक्विटी सेटलमेंट। इक्विटी सेटलमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है, इक्विटी सेटलमेंट की फेयर वैल्यू है 12,000 इंटू 27, याद रखिए 324,000। और कैश सेटलमेंट के लिए कितना है, 10,000 इंटू 30, ये आ जाता है 3 लाख। ठीक है, ये कैश सेटलमेंट के लिए क्या बोला था, अमोर्टाइज करने के लिए वो कॉस्ट दिया था, तो ये एक तरह से लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया, और 24,000 जो इनका डिफरेंस है वो इक्विटी कंपोनेंट हो गया, जो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो 10,000 के कैश सेटलमेंट वाले अपने पास क्या पड़े हुए, शेयर पड़े हुए, 10,000 के शेयर, इनकी 2013-14 के लिए जो फेयर वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, फेयर वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग दिस ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन है 31.50 2013-14 के लिए। 2014-15 के लिए कितनी है, 10,000 इंटू 32.70, और 10,000 2015-16 के लिए 10,000 इंटू 34, यह जाता है 3,40,000, यह जाता है 3270,000, 327,000, यह जाता है 3150। ठीक है, अभी अब अपन क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले तो एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, मैं एंट्री समझा देती हूँ, तो अकाउंट्स लेजर पोस्टिंग वगैरह तो बहुत फटाफट अपने वैसे ही हो जाएगी। एंट्रीज वैसे तो मैंने बोल के बता दी थी, बट और बता देती हूँ, यहाँ पे हम एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, हमेशा क्रेडिट में क्या ले जाते हैं, ईसोप आउटस्टैंडिंग पर। यहाँ पे जो है कैश सेटलमेंट के लिए, तो अपने को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम है और कैश ऑल्टरनेटिव है, तो इसलिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी कितने से, वो इसके लिए 2013-14, 2014-15 के लिए है 327,000 और 2015-16 के लिए है 340,000। ठीक है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन के बाद में सेकंड आ जाता है कॉम्पेंसेशन के बाद में। अब ये जो कॉम्पेंसेशन अकाउंट है पीएनएल में तो जाएगा ही, तो पीएनएल डेबिट टू कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस कितने के, 315,000, 327,000, 340,000। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो भी बनेगा। ठीक है, किसके लिए, वो जो 24,000 का यहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट रह गया था उसके लिए ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनेगा ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट टू ईसोप आउटस्टैंडिंग, कितने से, ये 24,000 डिवाइड बाई 3 कर दो, ये 3 साल के लिए अमोर्टाइज करना है, तो यह जाता है 8,000, 8,000 हर साल होगा, 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है, और कॉम्पेंसेशन के बाद में ये ईसोप आउटस्टैंडिंग वापस वही क्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये तो लेजर पोस्टिंग थी, अब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन अकाउंट, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन अकाउंट 2013-14। अब यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ टू ईसोप आउटस्टैंडिंग लिखते थे, वहां पे ईसोप आउटस्टैंडिंग 8,000 का और प्रोविजन फॉर लायबिलिटी भी तो क्रिएट किया, तो टू प्रोविजन
प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी कितने से 315,000 और 2 8,000 का ईसोप आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे ये जो पीएनएल आप बना रहे हो ना, पीएनएल टू ईसोप आउटस्टैंडिंग, पीएनएल में कितना अमाउंट लेके जाओगे, ये पीएनएल वाला लास्ट में लिखना था, ठीक है ना। तो पीएनएल टू 315 नहीं जाएगा, ये जो ईसोप एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में तो 8,000 भी तो आया है ना, तो 8,000 और ये 315 दोनों मिला के यहाँ पे पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो बाई पीएनएल कितना अमाउंट हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 113,000। फिर सेम वही टू प्रोविजन टू ईसोप आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आ जाता है हम 113,000 8,000, इन दोनों को पीएनएल में लेकर जाए कितने से 121,000 टू ये 2014-15, ये 2015 और 16 टू प्रोविजन टू ईसोप आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन कितने का बनाया था 130 का ना, 122 का, और 8,000 का ईसोप, इन दोनों को ऐड किया पीएनएल में कितना गया भाई, पीएनएल 130,000 का, ठीक है। ये तो हो गया कौन सा, ईसोप कॉम्पेंसेशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट। प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, सबसे पहले तो बाय एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस है 315,000। जैसे हम ईसोप आउटस्टैंडिंग में करते ना, टू बैलेंस सीडी कितना 315,000, फिर वापस बाय बैलेंस बीडी कितना 315,000, बाय एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन, इस साल का कॉम्पेंसेशन कितना क्रिएट किया था 113,000 ना, ये 315 कहाँ से आ गया पता नहीं, 105,000 होना चाहिए था यहाँ, और ये ईसोप आउटस्टैंडिंग 8,000, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है 113,000। ये 2013-14 था, 2014-15 बैलेंस सीडी कितना ट्रांसफर हुआ 113,000। इस बार का कितना अमाउंट बनाया, ये 105,000 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 105,000। आई थिंक इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैंने गलती से गलत अमाउंट लिख लिया बस, ठीक है। अब एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन कितना है, इस बार का कितना बनाया, इस बार का 113,000 है, तो टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 218,000, फिर बाई बैलेंस बीडी सेम 2015-16 में कितना 218,000 का, बाय एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कितना वो कॉम्पेंसेशन 122,000 का इस बार क्रिएट किया, तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितना आ जाता है, इन दोनों को ऐड कर दो 340,000, ये वाला अकाउंट भी खत्म। एक और अकाउंट बनाना है अपने को, ईसोप आउटस्टैंडिंग। ईसोप आउटस्टैंडिंग सिंपल, बाय एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 8,000 टू बैलेंस सीडी 8,000 बाय बैलेंस बीडी 8,000। इस साल का कितना क्रिएट किया कॉम्पेंसेशन से, कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस 8,000 टू बैलेंस सीडी, दोनों को ऐड कर दो 8 और 8 16,000 बाय बैलेंस बीडी कितने का 16,000। इस साल का वापस एक्सपेंसेस ट्रांसफर हुआ होगा, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस 8,000, टोटल कितना हो गया टू बैलेंस सीडी 24,000, सिंपल, ठीक है।
इस आउटस्टैंडिंग। अब हम लास्ट ईयर यानी सेटलमेंट के टाइम की एंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। सेटलमेंट के टाइम के लेजर पोस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन तो पूरा का पूरा पीएनएल से खत्म हो जाता है, उसको आगे कुछ नहीं करना। लेकिन जब कैश सेटलमेंट होगा तब प्रोविजन फॉर लायबिलिटी जो है उसका क्या करना है। प्रोविजन फॉर लायबिलिटी में पैसा कितना पड़ा हुआ है, बैलेंस बीडी ट्रांसफर कितना 340 का है ना, सीडी पड़ा हुआ है, इसको बीडी पे लेके जाओ, बाय बैलेंस बीडी कितना 340,000। अब जब कैश सेटलमेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं, अपने को बैंक से सारा सेटल कर दो, यानी टू कैश कर दो, कितने का 340,000, बात खत्म। और ये अगर ईसोप आउटस्टैंडिंग होता, ईसोप में कितना पैसा पड़ा हुआ है 24,000 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईसोप में बाय बैलेंस बीडी कितना आ गया 24,000 का। कैश सेटलमेंट है ना, कैश सेटलमेंट है तो टू जनरल रिजर्व लेकर चले जाओ, 24,000, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट अगर यही इक्विटी सेटलमेंट होता, अब यहाँ पे कैश की जगह इक्विटी सेटलमेंट होता तो क्या होता, तो यहाँ पे ये जो बैंक से पैसा जा रहा है, जो जनरल रिजर्व में जा रहा है वो नहीं जाता, तो ये जो बीडी है ये सबसे पहले तो ईसोप आउटस्टैंडिंग में ट्रांसफर हो जाता, ईसोप आउटस्टैंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे ईसोप में आ जाता बाय प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, कितने का 3,40,000 का, ठीक है। फिर जो जनरली हम सेटल करते हैं कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बैंक से वापस, यहाँ पे देखो कितना एक्सरसाइज प्राइस है 150 का एक्सरसाइज प्राइस, 150 इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन से कितने के हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन से हमारे पास में 12,000 के, 12,000 के इक्विटी वाले ऑप्शन थे ना, क्योंकि इक्विटी सेटलमेंट है। तो बाई यहाँ पे करो बैंक, कितना पैसा आएगा 12,000 इंटू 150, एक्सरसाइज प्राइस 150 है तो कितना हो गया ये 18 लाख, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल 12,000 इंटू शेयर कैपिटल कितने वाली है 100 वाली है कि 10 वाली है, 100 वाली है, तो जो है 12,000,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज प्राइस है प्लस जितनी भी हमारी ऑप्शन की प्राइस थी, कितनी थी यहाँ पे ऑप्शन की प्राइस अलग अलग थी, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आप कैलकुलेट जैसे मैंने बताया वैसे नहीं कर पाओगे, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू प्राइस है वो अलग अलग है, ठीक है ना, तीनों ही साल की। और बैंक आ गया, तो इन तीनों को ऐड करके इसको लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 24,000 प्लस 340 प्लस 18 लाख प्लस 120,000,000, यह आ जाता है 964,000, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई थिंक इसमें कोई भी पॉइंट रह नहीं गया है इन माय ओन ओपिनियन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करें, जैसे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें क्या है कि इसमें एक नया पॉइंट ये लगा मुझे कि इन्होंने क्या किया, एवरेज एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो थी वो बताई सबसे पहले तो, ठीक है, कि अगर कंपनी की अर्निंग्स 100 करोड़ से कम है तो कोई नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय कितना हो जाता है, पेज नंबर 7.37 ऑफ स्टडी मटेरियल तो में, ठीक है। यहाँ पे वो रखा है लेस देन, अगर 100 करोड़ है तो नंबर ऑफ ऑप्शन है एक एम्प्लॉय को मिलता है 0, अगर अर्निंग्स कंपनी की 100 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में है तो 30, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक एम्प्लॉय को मिलते हैं 30, और 120 करोड़ से 150 है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय मिलते हैं 45, और अबो 150 करोड़ है तो 60। तो अब यहाँ पे हर साल की अर्निंग देखो, उस अकॉर्डिंग अपने को ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2015 में 115 करोड़ कंपनी ने अर्न किया, 115 100 और 120 के बीच में फॉल करता है, तो मतलब 30 नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है। फिर 2016 में 130 करोड़ की अर्निंग्स है, जो कि 120 से 150 यानी 45 नंबर ऑफ ऑप्शन है, और 128 2017 में, तो 128 120 से 150 यानी 45 2017 में, तो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नया होगा तो देखते हैं हम।
2011 में कुछ नहीं है। मॉडिफिकेशन इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, जस्ट तो लेस हो 1/3। मॉडिफिकेशन वाला एक क्वेश्चन है जिसको लास्ट में देखते हैं हम। ESPS एक एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 1 अप्रैल 2017 को कंपनी ऑफर 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज एट ₹40 per share and the employees are given a month to decide whether or not to accept the offer. The share issued under the plan shall be subject to the lock-in on transfers for 3 years from grant date. The market price of the share of the company on the grant date 50 एक शेयर के लिए और 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ठीक है। 500 एम्प्लॉइज 100 शेयर ऑफर करेंगे और 40 पर शेयर की प्राइस है। और ड्यू टू द पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, जो फेयर वैल्यू शेयर्स की है वो जाती है अंडर द प्लान इज 48 पर शेयर और 400 एम्प्लॉइज एक्सेप्ट कर देते हैं ऑफर और उनको पे करते हैं हम 40 पर शेयर, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू जो है वो है 10। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू लेस पेड अमाउंट। तो फेयर वैल्यू थी 48 और पे कितना किया हमने 40। यहाँ पे नहीं लिख रहा वैल्यू शेयर इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड 48 और जबकि हमने पे किया 40, तो 8 की इंट्रिंसिक वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हो गए 400 इंटू 100 मतलब 40,000 और फेयर वैल्यू ऑफ ESPP कितना है 8 क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस पे है ना, तो 8 इंटू 40,000 3,20,000, ठीक है। और वेस्टिंग पीरियड 1 महीने का था, तो लास्ट में एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से कितना पैसा आया 40,000 इंटू 40 पे किए थे ना, 40,000 इंटू 40। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन अकाउंट में 8 की इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से 8 इंटू 40,000 3 बेस। शेयर कैपिटल कितनी है 40,000 इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 38 40,000 इंटू 38 यानी जितना भी फेयर वैल्यू था, जितना भी हमारा एक्सरसाइज प्राइस था, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे कितना है, ऐसे बैलेंस पे करो तो भी आ जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बट नॉमिनल वैल्यू को लेस कर दो, जितना भी पेड अमाउंट था प्लस जितना भी हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू था लेस नॉमिनल कर दोगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। ये था एम्प्लॉय स्टॉक परचेज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहता है, वो है ग्रेडेड वेस्टिंग वाला। तो ग्रेडेड वेस्टिंग में क्या है, क्वेश्चन रीड आउट कर लेती हूँ मैं। ग्रांट डेट देखिए अप्रैल 1 2014 को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर आ जाते हैं। जो मॉडिफिकेशंस वाला क्वेश्चन था पहले वो कर देते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में है ग्रांट डेट कितनी है अप्रैल 1 2013, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर है 600, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय है 60, वेस्टिंग कंडीशन में कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स एंड नॉमिनल वैल्यू 100 का, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर है 125 और वेस्टिंग डेट है मार्च 31 2016, एक्सरसाइज डेट है मार्च 31 2017, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट कितना है 14 की फेयर वैल्यू जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किया था उस दिन की, यहाँ पे फेयर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लेना है। पोजीशन ऑन 31 3 2014 कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट 30, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव इन 14 15 एंड 15 16, क्या उसको भी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। तो जब हम 600 में से 30 को लेस करेंगे ना, तो फिर 70 और प्लस 70 दोनों को भी लेस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस was reduced to ₹120, एक्सरसाइज प्राइस 120 तक reduced हो गई, जो पहले 125 थी। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन कितनी है 13 और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट रिड्यूस एक्सरसाइज प्राइस ऑन 31 3 2014 15, मतलब यहाँ पे ये जो ₹2 का इफेक्ट है ना, ओरिजिनली 13 थी बाद में 15 हो गई, तो ये जो ₹2 का इफेक्ट है ना वो लास्ट के 2 सालों में ही जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो 13 से कंसिडर कर लेंगे ना प्राइस, फिर 2014 15 और 15 16 में ₹2 का एक्स्ट्रा इफेक्ट भी लेना, ₹2 से भी वापस अमोर्टाइज करना है एक्स्ट्रा ₹2 से, बढ़ी है ना प्राइस। वेस्टिंग डेट फॉर द मॉडिफिकेशन क्या है मार्च 31 2016, ठीक है। पोजीशन ऑन 31 3 2015 को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट कितना है 85, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव 15 16 एंड 30, ओके।
तो इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट में जितने अपने पास में 2013-14 में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है उस अकॉर्डिंग, कहाँ थी मैं, हाँ 2015 की इंफॉर्मेशन है जिसमें एक्चुअल में लेफ्ट किया एम्प्लॉयज 35 ने, और लीव करने वाले एम्प्लॉय जो एस्टिमेटेड है वो है 30। फिर 2016 में तो एक्चुअल एम्प्लॉयज ही लेते लास्ट ईयर में, तो अपन 507 के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट 28, उससे भी अपने को लेना देना नहीं। फिर इसमें पोजीशन ऑन 31 2017 में एम्प्लॉयज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन एक्चुअल में एक्सरसाइजिंग 500 ने किया है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट एक्सरसाइजिंग जो जनरल रिजर्व से चले जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, वो जाएंगे 7, मतलब जिनका अमाउंट जनरल रिजर्व में जाएगा 7 एम्प्लॉयज का, ठीक है। नहीं भी बोल देना तो भी पता था कि 507 जो थे एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन थे और 500 नहीं एक्सरसाइज के ऑप्शन, तो 7 को तो जनरल रिजर्व में लेकर जाना। अब यहाँ पे मैं एक बार समझा देती हूँ कि क्या करना, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को कर भी लेंगे। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ ऑप्शंस, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है 2013-14 में वो है 14 रुपए की, ठीक है, जो कि सबसे पहले गिवन है। नंबर ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितने हैं, 600 लेस 100 कैसे आया, यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज लेफ्ट 13-14 में 2014 में चले गए वो तो है 30, यहाँ पे बोल रखा है एम्प्लॉयज लेफ्ट कितने हैं 30, और एस्टिमेटेड टू लीव 14, 15, 15, 16 ये टोटल 70 दे रखा है, तो -70 नहीं कहना पड़ेगा, इन दोनों में टोटल 70 चलेगा, ठीक है ना। तो 30 और 70 दोनों को लेस कर दो 600 में से, तो अपने पास कितना आ जाता है 500 के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इनटू यहाँ पे करेंगे 60 अपने पास में क्या है नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कितने हैं 500 इंटू एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन मिल रहे हैं 60, तो 500 इंटू 60 हो गया 30,000। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू थी वो तो कहीं चेंज हुई नहीं थी, 14 की फेयर वैल्यू सीधा 14 से मल्टीप्लाई किया, 420 का अमाउंट आ गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 420 का अमाउंट कितने 3 साल के लिए डिवाइड बाय 3 कर दिया, अमोरेस्ट इस साल कितना होने वाला है अमाउंट 140 का, ठीक है। 140 से हम एक्सपेंसेस बुक कर देंगे। फिर आ जाता है 14-15 में, 14-15 में क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन की 14 थी पहले थी, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर, देखो 14 तो हर बार 14 ही रहेगी फेयर वैल्यू तो, लेकिन जब ये साल आया, कौन सा साल 2013-14, तो जब ये साल आया 2014-15, तो क्या हो गया फेयर वैल्यू ओरिजिनल जो थी वो 13 थी, जो कि रिड्यूस्ड हो गई, एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस्ड हो गई थी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एट रिड्यूस्ड एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस हो गई थी उस वजह से फेयर वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा था। आपको पता ना यहाँ पे 125 की एक्सरसाइज प्राइस थी जो 120 हो गई थी, तो कितने की 5 की एक्सरसाइज प्राइस कम हो गई थी, इस वजह से ऑप्शन बी अफेक्ट हुआ था। तो जो ओरिजिनल 13 की प्राइस थी वो कितने की हो गई 15 की हो गई, बढ़ गई, मतलब 2 रुपए से एक्स्ट्रा खर्चा बुक करना है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू आप जो शेयर की ग्रांड डेट की लोगे ना, हमेशा ग्रांड डेट की ही हम कंसिडर करते हैं, ग्रांड डेट की 14 है तो 14 ही कंसिडर करोगे, लेकिन यहाँ जो इंक्रीमेंटल 2 का हो गया ना वो तो बुक करना पड़ेगा ना, तो वो बुक कर रहे हैं हम 2014-15 में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर है 600 के टोटल एम्प्लॉयज है, जिसमें से 35 ने लेफ्ट कर दिया, तो 35 को लेस कर दो, और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीव इन 15-16 वो कितना है 30, और 16-17 में भी मान लो कि 30 लीव करेंगे, तो ये हो जाएंगे 600 लेस 35, क्योंकि 70 जब दिया था ना तब क्लियर बोला था 14-15 एंड 15-16 70 है, तो फिर अपन ने सीधा 70 लेस कर दिया, यहाँ पे तो सिर्फ 15-16 में ही 30 बोला है, तो आगे 16-17 में एस्टिमेट करोगे 30 है और माइनस कर दो 30 उसके लिए भी, तो 600 में से 35 600 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 30, तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 600 लेस 95 इंटू 60 कितना आ जाता है 3300, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है 3300 इंटू 14। अगर मैं कहीं पर भी मिस्टेक कर रही हूँ इस क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो मैंने समझा वो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये मुझे क्वेश्चन डिफिकल्ट बन लगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ जाता है और ऑब्वियसली पर एम्प्लॉय के कितने मिल रहे हैं 60 के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया तो 300 का एक खर्चा तो 14 से बुक होगा, एक खर्चा 2 रुपए से भी बुक होगा, बताया था मैंने, ठीक है ना। तो जो 14 से बुक होगा वो डिवाइड बाय 3 इंटू 2 होगा, माइनस जो पुराना खर्चा बुक कर रखा है वो लेस कर देना, और ये जो 2 रुपए से बुक होगा डिवाइड बाय 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि 2 साल में आगे एक और साल बाकी है ना, तो उसमें भी उसको अमोर्टाइज करके ले जाएंगे, ठीक है।
फिर आ जाता है बिल्कुल। अब 2015-16 पे आ जाओ। 15-16 में लास्ट में क्या है, कुछ भी नहीं, 507 के सीधे एम्प्लॉइज दे रखे हैं। 507 इंटू 60 कर देना, 30, 420 इंटू 14 रुपए का तो फेयर वैल्यू, और इंटू 2 रुपए का आपको पता होगा इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू 6840 का। तो 6840 को ऐड कर देना प्लस जितने भी अपने पास अमाउंट है, और जितना ऑलरेडी बुक्ड कर रखा है, ठीक है, उसको लेस कर देना, अपने पास 173,620 आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन 2013 चल रहा। सबसे पहले 2013-14 में कितना खर्चा बुक करना है अपने को, फेयर वैल्यू कितनी 14 की है ना, 600 के टोटल एम्प्लॉइज है, ठीक है। 600 के टोटल एम्प्लॉइज में से इस साल तो 30 के एम्प्लॉइज में चले गए, और 14, 15, 15, 16 में 70 एम्प्लॉइज जाने वाले, तो कितने एम्प्लॉइज हो गए 500 इंटू एक एम्प्लॉय को 60 ऑप्शन मिलने वाले, तो इंटू 60, और इंटू फेयर वैल्यू कितने की है अपने पास में 14 की। अभी तो कितना अमाउंट आ जाता है अपने पास में 2013-14 के लिए 4,20,000, 4,20,000 डिवाइड बाई किससे कर देते हैं हम, 3 से, कितना आ जाता है 1,40,000। बुक कितना करना खर्चा 1,40,000। फिर आ जाता है 2014-15 में। 2014-15 में क्या बोला है, 35 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट, 600 में से 35 चले गए, पहले ही चले गए थे, और 15-16 में जाने वाले हैं 30, ठीक है। 15-16 और 16-17 दोनों के ही जाने वाले एम्प्लॉइज को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ जाता है 95 को लेस कर देना, इंटू 60 इंटू 14 तो है, प्लस यहाँ पे जो 13 की ओरिजिनल प्राइस थी वो 15 की हो गई एक्सरसाइज प्राइस चेंज होने की वजह से, तो 2 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा भी बुक करना पड़ेगा इन एम्प्लॉइज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 300 के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो ये 2 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा भी बुक कर देना, 600, 60-600 का, और ये हो जाता है 4,24,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, और माइनस जो पहले का खर्चा बुक किया हुआ है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ये हो जाता है 303,000। फिर तीसरे साल पे आ जाते हैं 507 के एम्प्लॉइज हैं, इंटू 60 की फेयर वैल्यू है, इंटू 14 की, सॉरी 60 के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कितना ऑप्शन है वो 14 की फेयर वैल्यू है, 425,800 का खर्चा है, जिसमें से ऑलरेडी बुक किया हुआ खर्चा कितना है, पहले साल में तो 140, और दूसरे साल में यहाँ पे था 140 लेस किया था ना, 173,100, 173,100, तो 173,100, तो बच कितना गया, बच गया है अपने पास में 313, और आपको पता होगा ये 6,600 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी कितने के एम्प्लॉइज है 507 इंटू 60 इंटू 2 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आपको बुक करना है, तो कितना हो जाएगा ये 6840, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाता है, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाता है 486,720, 486,720, जिसमें से ऑलरेडी किया बुक किया हुआ खर्चा कितना है 173 इधर, 140 इधर, और 3300 इधर, तो जितना भी बुक किया हुआ खर्चा है 313,100 का वो लेस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 173,620। बस मुझे यहाँ पे जो एक डाउट है ना वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो 600 में से लेस किए एम्प्लॉइज, लास्ट ईयर 30 चले गए थे, ठीक है, वो लेस कर दिए, फिर इस साल वापस 35 जाने वाले, ठीक है, वो लेस किए, और आगे वाले साल 30 जाने वाले वो लेस किए, जबकि मैं क्या बताई थी कि 15, 16, 16, 17 में 30 और 30 माइनस करने, वो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था गलती से, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो 600 माइनस 95, यहाँ पे जो किया ना अपन ने 600 माइनस 35, 30 और 30, 35 तो पहले चले गए थे,
सॉरी 30 तो पहले चले गए थे, देखो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट इन 14, 30 चले गए थे, 35 इस साल जाने वाला है और एक्स्ट्रा और 30 आगे और जाने वाले हैं, तो इस तरह से ये आया था अमाउंट। ठीक है, बाकी ये सारे एंट्रीज वगैरह तो आप कर ही लेंगे, अब हम लोग ने पहले भी एंट्रीज डिस्कस कर रखी है। शेयर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है पता है ना, एक्सरसाइज प्राइस 120 की है और वैल्यू ऑफ द सर्विस रिसीव्ड कितने की है, 16 की, क्योंकि 14 प्लस 2 रुपए, ठीक है ना, तो 16 लेना है यहाँ पे, तो 120 प्लस 16 136 हो जाएंगे, माइनस नॉमिनल वैल्यू 100 का है, 36 से सिक्योरिटीज प्रीमियम बुक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जनरल रिजर्व में कितने एम्प्लॉयज ने ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया, तो देखो यहाँ पे 7 के एम्प्लॉयज थे, तो 7 इंटू 60 420 इंटू 16 रुपए का जनरल रिजर्व, ठीक है, तो 6720 का जनरल रिजर्व आ जाएगा। शेयर कैपिटल 30,000 से, यहाँ पे देखो लास्ट में लिख रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 500 इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय कितने 60, तो 30,000 के एम्प्लॉयज है, 30,000 इंटू 100 की शेयर कैपिटल आ जाएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम 36 का अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 120 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस। अब ये बताओ कि 125 वाली एक्सरसाइज प्राइस लेनी है या जो बाद में चेंज हो गई थी, ऑब्वियसली चेंज हो गई थी वो, तो 120 की एक्सरसाइज प्राइस को आप क्या करोगे, पे कर दोगे, तो 120 इंटू 30,000 आ जाएगा 36,00,000, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर एक कौन सा क्वेश्चन मैं करवाने वाली थी, ग्रेडेड वेस्टिंग वाला ना, सिर्फ टेबल बना के ग्रेडेड वेस्टिंग की और कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, पर ठीक है। यहाँ पे मैं रेड आउट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 7.16 पे। क्या क्वेश्चन है, ग्रांट डेट है अप्रैल 1 2014, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर है 400, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय है 60 के, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर है 100 का, एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125 का है। अब इंपॉर्टेंट है, अगर शेयर ऑफर करते हैं वर पुट इन 3 ग्रुप्स, ग्रुप 1 वालों को 20% ऑफ शेयर ऑफर विद वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, फिर ग्रुप 2 वालों को 40% ऑफ शेयर ऑफर विद वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स, और ग्रुप 3 वालों को 40% ऑफ द शेयर ऑफर विद वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट वाज 10, ग्रुप 1 के लिए 12.5, ग्रुप 2 के लिए और 14 ग्रुप 3 के लिए, मतलब हर साल में 3 ग्रुप के लिए कैलकुलेशन करनी है, हर साल के 3 ग्रुप के लिए। पहले तो नहीं, हर साल में 3 ग्रुप के लिए नहीं, 14-15 में 3 ग्रुप के लिए कैलकुलेशन करनी है, 15-16 में 2 ग्रुप, क्योंकि जो यहाँ पे ग्रुप 2 वाले हैं ना वो पिक्चर में 2 साल बाद ही है, और ग्रुप 3 वाले तो लास्ट में पिक्चर में है, ठीक है ना। तो ग्रुप जब 14-15 की कैलकुलेशन करोगे तो तीनों ग्रुप के लिए, फिर 15-16 की कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट सेकंड और थर्ड ग्रुप के लिए, और 16-17 की करोगे तो थर्ड ग्रुप के लिए, इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव इज, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट है 40 के, कब, जब 15 की बात करें, और 15-16 में एस्टिमेशन है 36 जाएंगे, 16-17 में एस्टिमेशन है 34 जाएंगे, तो इन सबको भी लेस करेंगे। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, 350, एक्चुअल को यहाँ पे कंसिडर अभी नहीं करना है, हाँ, क्योंकि एस्टिमेटेड से एक बार बुक करना है खर्चा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट है पोजीशन 16 में, क्या है, एम्प्लॉयज सच में चले जाता 35 के, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव इन 60-17 है 30, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ग्रुप 2 है 319, position on 31st 2017, number of employees left at 28, number of employees at the end of last vesting period कितना है 297, और number of employees exercising option in group 3 कितना है 295, option not exercising immediately on vesting पर forfeited, अगर immediately exercise नहीं किया तो वो forfeit कर देंगे options को। Compute the expenses to recognize in each year and to show the important accounts and books of the company by both of the methods, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई कितने हैं, सबसे फर्स्ट तो है 300, हमारे पास में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर कितने हैं 400 के, जिसमें से जा कितने हैं 40 के, ठीक है, तो बचे कितने 360 के। फिर 15-16 में कितने चले जाएंगे 36 चले जाएंगे, तो 360 में से 36 लेस कर दो, कितने हो जाएंगे 324, और फिर 324 में से 324 बचेंगे 324, उसमें से आगे 16-17 में कितने चले जाएंगे एम्प्लॉयज 34, तो बच जाएंगे 290। नंबर ऑफ शेयर्स वेस्टेड टू ईच एम्प्लॉय कितना कितना है, प्राइस अलग अलग है ना, ग्रुप 1 के लिए कितनी है, ग्रुप 1 के लिए प्राइस है, हाँ देखो
तो 60 एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे जो बोल रखा है वो क्या बोल रखा है कि 20% ऑफ द शेयर ऑफर्ड विद वेस्टिंग पीरियड शेयर ऑफर 20% ऑफ शेयर ऑफर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफर कितने की 60 शेयर, जिसका 20% कितना होता है 12। तो जब सबसे पहले आप ग्रुप 1 की बात करोगे ना तो उनको नंबर ऑफ शेयर्स वेस्टेड हर एम्प्लॉय को 12 ही होंगे। फिर जब आप ग्रुप 2 की बात करोगे ना तो यहाँ पे है ग्रुप 2 को 40% ऑफ शेयर ऑफर विद वेस्टिंग पीरियड फॉर 2 इयर्स। तो उनको 40% यानी कि 60 इंटू 40% 24 नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे, ठीक है। और ग्रुप 3 वालों को भी बोल रखा है 40% यानी 60 इंटू 40% 24 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कैलकुलेशंस होगी। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन सब में अलग अलग है। तो एक बार टेबल बना लेते हैं हम लोग, ऐसे टेबल बनी हुई है बुक में, पर फिर भी अपनी सहूलियत के लिए अपन बना लेते हैं। फिर जब खर्चा बुक करने की बात आएगी तो एक अलग टेबल दूंगी जो इसमें बना रखी उससे अलग, जिससे फटाफट से कैलकुलेशंस हो जाएगी। 2014-15 में सबसे पहले तो ग्रुप 1, 2 और 3, 15-16 में 2 और 3, 16-17 में 3। फिर आ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 1 में है 360, फिर 360 लेस कितने 36 को लेस कर दो, चले गए थे 36, तो यहाँ पे आ जाएंगे 324 और 324 में से लेस कर दो 34 को, तो बच जाएंगे कितने 290। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं 360 लेस 35 कितने हैं 325 और 325 लेस 30 तो कितने हैं 295। फिर थर्ड ईयर के लिए है 297, कोई टेंशन नहीं। अब इनकी प्राइस देखना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर वेस्टेड प्राइस सॉरी नंबर ऑफ शेयर वेस्टेड देखना 60 इंटू कितना परसेंट 20%, यह आ जाता है 12। 60 इंटू 40% यह आ जाता है 24 और 60 इंटू 40% यह आ जाता है 24। ये ग्रुप 2 वाले एम्प्लॉइज हैं तो 24 24 24, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे फेयर वैल्यू पर ऑप्शन कितनी है 10 है, इनकी 12.5 गिवन है, इनकी 14 है, इनकी 12.5 है 14 और इनकी 14, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो इनके पास में अमाउंट आ जाएगा 43 200, ये अमाउंट आ जाएगा 97 200, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 97 440, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 97 500 और 99 120 और ये अमाउंट आ जाएगा 99 792, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब ग्रेडेड वेस्टिंग होता है ना तो एक बात ध्यान रखना कि जो ईसोप आउटस्टैंडिंग है ना हर साल सेटल करना है। हर जो लास्ट ईयर में अपन सेटल करके बैंक से एंट्री करते थे ना वो हर साल सेटल होकर एंट्री होगी, ठीक है ना। तो एंट्रीज में अभी नहीं बता रही, एक बार इसका रिकॉग्नाइज करते, ये रिकॉग्निशन नहीं है, मुझे इसको बांटना पड़ेगा हर साल में। तो मैं बताती हूँ वो एक टेबल है, वो इससे हमारे जो बुक में कर रखी उससे थोड़ी सी अलग टेबल है पर उससे थोड़ा इजी होगा रिकॉग्नाइज करना। तो कितने कितने एक्सपेंसेस अभी देखे थे हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर सेकेंड थर्ड और फिर थर्ड। यहाँ पे अपने पास आए थे एक्सपेंसेस, यहाँ पे आया था 43200, यहाँ पे आ गया था 97200, 97 440, 97 500, 99120 और 99792, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाता है 48600 और ये आ जाता है 32480। फिर यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस है ये लेस कर लो 48600, कितना बच जाता है, ये बच जाता है 48900 और यहाँ पे जो थर्ड ईयर का एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो। यहाँ पे मैंने बताया था ना
फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप, फिर सेकंड थर्ड और फिर थर्ड। तो यहाँ पे सेकंड ईयर का जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस बुक कर दिया उसको लेस कर दो, और थर्ड ईयर का जो ऑलरेडी बुक कर दिया उसको यहाँ पे लेस कर दो। तो कितना आ जाता है यहाँ पे, इंटू 2/3 भी करना पड़ेगा और उसको इंटू 2/3 आ जाता है 66,080। यहाँ पे आ जाता है अपने पास में 33,600 और 99,790 में क्या करना है, पहले से कितना कितना एक्सपेंसेस बुक किया 32,480 का, और कितना बुक हो चुका है 33,600 का, तो कितना बच जाता है 33,790 का। ये थर्ड ईयर का तो समझ में तो है ना, 30 में से दूसरे साल में चल रहे हैं अपन, तीसरे साल का अभी बुक करना बाकी है, इसलिए इंटू 2/3 किया, ये आया, उसमें से ऑलरेडी बुक किया हुआ अमाउंट था लेस कर दिया, ये दोनों अमाउंट बुक किए हुए हैं इसमें से लेस कर दिया तो ये आ गया। तो सिंपल ये वाला टेबल जो है उससे फटाफट से सारे एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे। टोटल भी कर लेते हैं इनकी टोटल कर लेते हैं हम 124280। इन दोनों की टोटल कितनी आ जाती है, इन तीनों की टोटल करो आ जाती है 124280। ये फर्स्ट ईयर के लिए, ग्रुप के लिए नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए, तीनों ग्रुप का मिला के। ये सेकेंड ईयर के लिए 82500 और ये थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग से हर साल ही इनको पे करना है ना, टू जनरल रिजर्व, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअल ऑप्शन एक्चुअल जितने एम्प्लॉइज है वो हर साल बता रखे हैं। देखो हर साल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे देखना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ग्रुप 1 350 बता रखा है, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ग्रुप 2 319 बता रखा है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन 295 बता रखा है। तो तीनों ही साल में अलग अलग ग्रुप वाले एम्प्लॉइज का क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करेंगे वो, ठीक है। तो हर साल में आपको जो ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आप करते हो वो हर साल करना पड़ेगा, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क इतना होगा कि ईसोप आउटस्टैंडिंग जो डेबिट करे तो उसकी जगह ईसोप आउटस्टैंडिंग में आप एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन डेबिट करोगे, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना ग्रेड वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट है, वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड में वेरिएशन हो तो कैसे करना है, वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4, फिर भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ग्रांट डेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर कितने 500, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय कितना है 100, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर ग्रांट डेट कितना है 25। If the company earn 120 crores or above after taxes in 14-15, the option will vest on 31st-3-2015. If the company is not satisfied with the company earn 250 crore, अब कंडीशन है, अगर कंपनी ने ऐसा इतना अर्न किया तो ऑप्शन वेस्ट होगा, नहीं अर्न किया तो वेस्ट नहीं होगा। तो मतलब अगर अर्न नहीं किया ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऐसी कंडीशन लग रही है तो अगले साल ही वेस्ट होने वाला है, तो अगले साल ही वेस्ट हो जाएंगे ये ऑप्शन। तो मतलब आपको डिवाइड बाय 3 नहीं करना है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो 3 साल तक लेके जाओ। कंडीशन में जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, इफ द कंडीशन ए सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरे साल डिवाइड बाय 1 इंटू 2 कर इंटू 1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे। फिर बोलते कि अगर ए में सेटिस्फाई नहीं होती है तो अगर कंपनी 250 अर्न करती है या उससे ज्यादा अर्न करती है तो 14, 15, 15, 16 में द ऑप्शन विल बी वेस्ट इन 31st-2016। और कंडीशन ए और बी दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होते तो कंपनी अगर 400 करोड़ या उससे ज्यादा का आफ्टर टैक्स अर्न कर देती है 14, 15, 15, 16, 16, 17 में, तो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगे, तो ऑप्शन बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पोजीशन ऑन 31st-15 में कितना अर्न किया है 115, जबकि पूछा बोला कितना गया था अर्न करने के लिए 120, टारगेट तक हम नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं अमोटाइज करते ना, तो अमोटाइज सिर्फ 2 साल का ही करेंगे, आगे वाले साल ही लेकर जाए ना, आगे वाले साल में वापस अगर हो सकता है कंडीशन कंप्लीट हो गई तो अगले साल ही वेस्ट हो जाएंगे, तो अमोटाइज भी अगले साल तक ही करो। तो यहाँ पे इंटू 1 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट साल के लिए,
और सेकंड साल के लिए इंटू 2 डिवाइड बाई 3 और थर्ड साल के लिए इंटू 3 बाई 3। तो एक थोड़ा सा एक पॉइंट था जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पॉइंट है क्या? एस्टिमेटेड एक्चुअल रेट ऑफ डिपार्चर अगर दे रखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ लेती हूँ एक बार क्वेश्चन, रीड करने में क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रांटेड दे रखी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर, नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय है, वेस्टिंग कंडीशन, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स और नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, एक्सरसाइज प्राइस 125 की है, मार्केट प्राइस 149 की, जिसका कोई लेना देना नहीं है, पर शेयर ऑफ ग्रांटेड की फेयर वैल्यू से मतलब होता है अपने को। फेयर वैल्यू ऑप्शंस ऑन ग्रांटेड कितनी है? 30 है। वेस्टिंग डेट कितना था? मार्च 31 और एक्सरसाइज डेट है मार्च 31 2016। ठीक है, हमको यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2% दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो लेफ्ट करने वाले वो 15 है, पोजीशन ऑन 31 2015 में एस्टिमेटेड एनुअल, अरे 2% डिपार्चर का मतलब होगा ना, देखो इस साल तो 15 जाएंगे, वो तो आप इस साल का देख लोगे, आगे वाले सालों का एस्टिमेशन बेस पे आपको प्रोविजनिंग करनी है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस निकालने ना। तो आगे 2 साल है तो दोनों सालों में ये अस्यूम करो कि 2% इस साल 2% आगे वाले साल, मतलब इस साल का 15 लेस करने के बाद में, जैसे 525 के आपके एम्प्लॉय है, 15 इस साल का लेस कर देना, इन लेस 2% आगे वाले साल का 2% थर्ड ईयर का लेस करने के बाद में आपके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे इनटू आप जो 100 के आपके पास में ऑप्शंस पड़े एक एम्प्लॉय को देने के लिए, ठीक है ना। और फेयर वैल्यू कितनी है? 30 की है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर जब आप आगे वाले साल जाओगे तो वहां पे 525 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्टेड इस पिछले साल कितने 15 चले गए थे, इस साल कितने 10 जाने वाले, और एक आगे वाला साल है और जिसमें 3% एस्टिमेट करेंगे जाएंगे, तो उसको माइनस 3% और कर देना। तो 525 लेस 15 जो पिछले साल चले गए, लेस 10 जो इस साल जा रहे हैं, और लेस 3% जो आगे वाले साल जाने वाले, तो एम्प्लॉयज आ जाएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जैसा तो नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 तो एक तरह से ईसोप को मैंने एक बार का जैसे तैसे खत्म किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।